नमस्कार के न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। मैं हूं प्रियंका। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पाला बदलने का खेल तेज हो रहा है। तो साथ ही अब राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों की सूची जारी करनी शुरू कर दी है, जिसके बाद रूठने और मनाने का दौर भी शुरू हो चुका है और अब जनता के लिए सौगातों का पिटारा भी खोला जाने लगा है। आज बात करेंगे कई अहम मुद्दों पर, तो शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। सबसे पहले बात करेंगे कैराना में शाह की। यूपी में चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी फिर पलायन के मुद्दे को हवा देने लगी है। कैराना पहुंचे अमित शाह डोर टू डोर प्रचार अभियान की शुरुआत कर चुके हैं और कैराना में लौटे व्यापारियों से मुलाकात करने पहुंचे। अमित शाह कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। शामली से कैराना पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। डोर टू डोर कैंपेन में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कैराना में पलायन के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से हवा देती हुई नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मंचों से कैराना के पलायन का जिक्र कर चुके हैं। ऐसे में साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी कैराना के मुद्दे पर पलायन को लेकर इस चुनाव में जोर शोर से उतरने वाली है। कमर पूरी तरह से कस रखी है और आप देख पा रहे हैं डोर टू डोर पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह जहां लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उन व्यापारियों से भी मुलाकात की है जो पलायन के बाद वापस लौटकर एक बार फिर से कैराना में रच बस गए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता दीपक शामली से जुड़ चुके हैं। जी दीपक, गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से कैराना पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं एक बार फिर से कैराना उत्तर प्रदेश के पटल पर निकलकर सामने आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कैराना का जिक्र कई मंच से कर चुके हैं। क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कैराना कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है? बिल्कुल, आपको बता दें कैराना उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहले भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण जगह बना चुका है और पिछली बार भी कैराना जो है पलायन के मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे जो है पूरे देश में चर्चित रह चुका है। कैराना पलायन मुद्दे को लेकर ही भाजपा सरकार अपना जो है जीत का दमखम बना चुकी है। आपको बता दें इस बार भी भाजपा कैराना से पलायन मुद्दे को भुनाने का पूरा प्रयास कर रही है, जिसको लेकर पिछली बार भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कैराना में पहुंचे थे और जो लोग कैराना से पलायन कर गए थे उन परिजनों से मिले थे। और इस बार भी गृह मंत्री अमित शाह खुद कैराना में पहुंचे और वे उन्हीं लोगों से मिले जो लोग पलायन कर गए थे और उन्होंने उनसे मिलकर उनको सुरक्षा का आश्वासन भी दिया। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह आज डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, उन तमाम व्यापारियों से मुलाकात भी की है जो वापस लौटे हैं कैराना में। क्या लगता है आपको कि भाजपा जो कोशिश कैराना में कर रही है कितनी सफलता मिल सकती है? बात अगर इसकी की जाए तो अगर सफलता की जाए तो भाजपा इस समय पलायन के मुद्दे को लेकर जीत का दमखम पूरा लगा रही है और अपनी जीत के दावे को लेकर कैराना मुद्दे को दोबारा से फिर हवा देने का काम कर रही है। आपको बता दें कैराना से इस समय मरगांका को प्रत्याशी बनाया है, जिसको लेकर मरगांका स्वर्गीय बाबू हुकम सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता रह चुके हैं, उनकी बेटी है, दो बार भी चुनाव हार चुकी है, परंतु इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार मरगांका पर यह दाव खेला है। बात अगर यहाँ की जाए तो इस समय यहाँ पर जाति समीकरण को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का जो है फैसला कर पाएगी। देखना यह होगा कि इस समय की कैराना की जनता क्या तीसरी बार भी मरगांका को जिता पाएगी या नहीं जिता पाएगी, ये तो वक्त बताएगा। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि मृगांका को तीसरी बार टिकट दिया गया है, हालांकि इससे 2 बार पहले उन्हें हार मिली है, कितनी मजबूत दावेदारी आप इनकी देख पा रहे हैं? और साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों ने जो दावेदार या प्रत्याशी उतारे हैं उनकी स्थिति क्या है कैराना में? इस समय मरगांका के सामने जो चौधरी मनोवर हसन है जो सपा प्रत्याशी थे, उनका टिकट कट गया था, जिसको लेकर अब उनकी बहन इकरा हसन सामने है। और अगर बात इसकी की जाए तो इकरा हसन और मरगांका के बीच में ये मुकाबला होने वाला है। और यहाँ पर अगर मुस्लिम बहुमूल्य की बात की जाए तो मुस्लिम बहुमूल्य भी यहाँ पर काफी संख्या में है, जिसको लेकर यहाँ पर अगर पिछली बार विधायक चौधरी नाहिद हसन विधायक बने थे और इस बार मरगांका के सामने एक बड़ी चुनौती यह होगी, देखना सिर्फ यही होगा कि क्षेत्र की जनता क्या मरगांका को
विधायक बना पाएगी या नहीं। जी बिल्कुल दीपक, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैराना से भाजपा की रणनीति को धार देने में लगातार गृह मंत्री अमित शाह भी जुटे हुए हैं। आज शामली से कैराना पहुंचे, डोर टू डोर कैंपेनिंग में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि मृगांका सिंह को उतारा है, तीसरी बार अपना दांव भाजपा ने उनके रूप में खेला है। देखना ये होगा कि चुनाव के बाद जब नतीजे सामने आते हैं तो विपक्षी पार्टियों पर क्या भाजपा का ये दांव हावी होता है या नहीं होता है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कैराना की ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले कैराना पहुंचे थे, लोगों से मुलाकात की थी। और अब बात करेंगे माया का नया नारा की। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के 51 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। वहीं बीएसपी चीफ मायावती ने चुनाव के लिए नारा दिया है, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है का नारा देकर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की है। बिना किसी पार्टी व संगठन आदि से गठबंधन किए हुए यहाँ अकेले ही अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़े हैं। लेकिन पंजाब स्टेट में हमारी पार्टी अकाली दल के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड स्टेट में यहाँ हमारी पार्टी तथा पंजाब स्टेट में भी हमारा बना ये गठबंधन जरूर अच्छा रिजल्ट दिखाएगा, जिसमें से आज मैं 51 विधानसभा की सीटों पर बीएसपी के तय किए गए उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही हूँ। इसके साथ ही आज मैं अपनी पार्टी के लोगों को पार्टी का एक नारा भी दे रही हूँ, जो इस प्रकार से है, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी के लोग इस मामले में दिनांक 9 जनवरी सन 2022 को पार्टी के यूपी स्टेट के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों की लखनऊ प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई बैठक में उन्हें दिए गए जरूरी दिशा निर्देशों पर वे अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल करते हुए इस बार सन 2007 की तरह फिर से यूपी में अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएंगे। ऐसे में पार्टी के लोगों से मेरी यही अपील है कि वे मुख्य चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपनी पार्टी के सभी 7 चरणों के उम्मीदवारों को जरूर जिताएं। तभी फिर खासकर यहाँ यूपी में बीएसपी की अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सरकार बन सकती है। और तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना जरूर सही साकार हो सकता है। तो ये आप सुन रहे थे बसपा सुप्रीमो मायावती को। माया के नए नारे पर बातचीत करेंगे यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी, लेकिन इससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवबंद में तो भोपाली काटेंगे जी। देखो योगी जी के नाम पर कब तक खाएंगे विधायक। आपको एक भी कहीं टूटी हुई सड़क नहीं मिलेगी। 88 लाख में सड़क बनेगी। 88 लाख में सरकार तो बीजेपी की रहेगी जी। जन जन हर जन योगी जी को जिताएगा। और आंधियों का तूफान कितना भी हो साथियों, कमल तो खिलना है, वो खिल के ही दिखाएगा। कमल खिलेगा आंधी में, पक्का खिलेगा जी। मुझे तो कुछ नहीं, आज तक उन्होंने भी कहा 2000 ले ले। मतलब हम 4 बजे भी जाके जाते हैं, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। सही है, मतलब माहौल पहले जैसा नहीं है। तो जो अखिलेश यादव है वो तो ये कह रहे कहना जी मंदिर तो हम बनवा देते हुए दम। ये तो उनके पागल है, तो मंदिर बनवाते गोलियां चलवाते हैं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे।
विमल। बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे माया का नया नारा की, और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए। जी दिनेश, जिस तरह से माया के नए नारे की हम बातचीत कर रहे हैं, नया नारा दिया है कि हर पोलिंग बूथ को जिताना है, सत्ता में बसपा को फिर से लाना है, क्या लगता है आपको कितना जोश भर पाएगा ये नारा, और कितना जोश मायावती की बातों ने कार्यकर्ताओं में भरी होंगी? जी बिल्कुल, बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो 2019 हो या 2017 या फिर 2014, मायावती और बहुजन समाजवादी पार्टी के वोट परसेंटेज में कहीं से कोई कमी नहीं आई। हालांकि सीटें उनकी जरूर कम हुई हैं, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी मुखिया मायावती इस बार बहुत साइलेंट तरीके से अपने 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और रणनीति बना रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मायावती आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नारा दी है कि हर पोलिंग बूथ को जीतना है और बसपा की सरकार बनाना है। 2007 की तरह मेजॉरिटी की सरकार बनाना है, तभी सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का नारा सत्य साबित होगा। बहुजन समाजवादी पार्टी ही इस नारे को सत्य साबित कर सकती है। और 2022 में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो मान्यवर काशीराम और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आत्मा को शांति मिलेगी और उनके कहे हुए वचन भी सत्य होंगे जब बसपा की सरकार बनेगी। हालांकि मायावती जिस तरह से अपनी 2022 विधानसभा की चुनावी तैयारी कर रही, बहुत साइलेंट तरीके से कर रही। इस बार किसी भी तरह, एक तो कोविड का मामला है, कोविड के देखते हुए बहुत शालीन तरीके से वो गुपचुप तरीके से अपने प्रत्याशियों की भी घोषणा कर रही है। और चुनावों की बात करेंगे तो भीड़ होती थी, रैलियां होती थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। मायावती अपने कुछ कोर कमेटी के लोगों के साथ प्रत्याशियों के नाम तय कर रही है और साइलेंट तरीके से उसकी घोषणा भी कर रही है। और बूथ स्तर तक के, इस बार पहली बार मायावती बूथ स्तर और पोलिंग स्तर तक के कार्यकर्ताओं को मीटिंग में बुलाई और उनसे सीधा वार्ता की है 2022 विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए। जी बिल्कुल दिनेश, तो जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि यहाँ पर साइलेंट तरीके से बसपा सुप्रीमो काम करती हुई नजर आ रही हैं, कई खबरों की माने तो ये भी है कि पिछली बार जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, ऐसे में तमाम लोग भले ही उत्तर प्रदेश की लड़ाई को सपा बनाम भाजपा मान रहे हो, लेकिन बसपा कहीं ना कहीं पिछले चुनाव के मुकाबले स्थितियों में बदलाव जरूर करने वाली है। जी बिल्कुल, बताया ना, 2014 की बात करें या 2017 की बात करें या फिर 2019 लोकसभा की बात करें, बहुजन समाजवादी पार्टी के वोट परसेंट किसी भी तरह से कहीं कमी नहीं आई है। 2019 लोकसभा चुनाव में गठबंधन समाजवादी पार्टी से होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सीटें कम हो जाती हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी की ज्यादा होती हैं। मायावती के वोट परसेंट किसी भी चुनाव में कम नहीं हुए हैं, हालांकि वोट सीटें कम हुई हैं। मायावती इस बार भी उसी तरीके से चुनाव लड़ रही है और बहुत साइलेंट तरीके से अपनी तैयारी कर रही है। और परिणाम कुछ भी हो, लेकिन मायावती की जो तैयारी है बहुत साइलेंट तरीके से और बहुत मजबूत है। जो 2010 मार्च को पता चलेगा कि मायावती की ये तैयारी कितनी कामयाब होती है। लेकिन जिस हिसाब से मायावती की तैयारी हो रही, उनके कार्यकर्ता क्षेत्रों में जाके बूथ स्तर तक अपने प्रत्याशी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं, वो कुछ न कुछ जरूर रंग लाएगा। जी बिल्कुल दिनेश, जिस तरह से जानकारी यहाँ पर दी जा रही है, एक तरफ मायावती की साइलेंट रूप में तैयारी जरूर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बसपा से यदि टूटने का सिलसिला और पलायन की बात करें तो वो भी लगातार अनवरत जारी है। तमाम ऐसे नेता हैं जो कहीं सपा में टूट कर आए हैं तो कहीं भाजपा में टूट कर आए हैं। तो क्या मान लिया जाए कि बसपा सुप्रीमो इस बार पूरी सख्ती से फैसले लेती हुई नजर आ रही है? यही वजह है कि तमाम नेता टूटकर दूसरी पार्टियों का रुख भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुजन समाजवादी पार्टी 2012 में भी टूटे हैं, 2017 में भी टूटे हैं, 19 में भी बहुजन समाजवादी के कई नेता दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन मायावती अपने निर्णय पर अडिग रही हैं। वो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में निर्णय रहा हो या नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बारे में रहा हो, या ऐसे तमाम नेता रहे हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के कैडर के बड़े नेता रहे हैं, जिनको अगर उन्होंने पार्टी से निकाल दिया तो वो अपने निर्णय पर हमेशा अडिग रही हैं। उसी तर्ज पे इस बार भी 2022 में भी बसपा सुप्रीमो अपने निर्णय
खुद ले रही हैं और अपने निर्णय पर अडिग हैं। अपनी तैयारी इस बार 2022 में वो साइलेंट तरीके से कर रही हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से भी वो संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं। जी बिल्कुल दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो लगातार मायावती ने जिस तरह से प्रत्याशियों की सूची जारी की है, साइलेंट तरीके से तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। माना यह जा रहा है कि आगामी 2022 के चुनाव में एक बार फिर से वापसी करने की पूरी कवायद करती हुई बसपा सुप्रीमो और बहुजन समाज पार्टी लगातार काम कर रही है। तो मायावती ने प्रत्याशियों की सूची जारी करने के साथ ही साथ आज तमाम कार्यकर्ताओं को नया नारा दिया है, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बसपा को सत्ता में लाना है। ये नया नारा बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को दिया है और साथ ही साथ पूरे दमखम के साथ 2022 की तैयारियों में बसपा सुप्रीमो जुटी हुई। और अब बात करेंगे यूपी मंथन पर दिग्गज। कानपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं उन्होंने कहा कि सपा सरकार में दंगे होते थे, बीजेपी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में हुए कार्यों और विकास कार्यों से जनता प्रभावित हुई है, पार्टी विकास के बल पर जीतेगी। जो भी हमारी सरकार के समय माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया। हर काम में अखिलेश जी कहते हैं हमने किया, तो हम पूछना चाहते हैं तुमको मना किसने किया था? तुमने क्यों नहीं उद्घाटन किया था? काम क्यों नहीं किया था? फीता काटना चुनाव के समय, चुनाव के बाद बैकफुट में चले जाना, ये समाजवादी पार्टी की नीति रही है। मैं जनता से अपील करती हूँ, इससे प्रदेश को गुंडा मुक्त किसी ने किया है तो योगी जी ने किया है। इससे प्रदेश को भूमाफियाओं से मुक्त किया है। तो बात करेंगे गांव-गांव सपा के लैपटॉप की, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवबंद में तो भोपाली काटेंगे जी। देखो योगी जी के नाम पर कब तक खाएंगे भी देखो। आपको एक भी कहीं टूटी हुई सड़क नहीं मिलेगी। 88 लाख में सड़क बनी हुई। 88 लाख में सरकार तो बीजेपी की रहेगी जी। जन जन हर जन योगी जी को जिताएगा और आंधियों का तूफान कितना भी हो साथियों, कमल तो खिलना है, वो खिल के ही दिखाएगा। कमल खिलेगा आंधी में, पक्का खिलेगा जी। मुझे तो कुछ नहीं, आज तक उन्होंने भी नहीं कहा 2000 ले ले। मतलब हम 4 बजे भी जाके जाते हैं, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। सही है, मतलब माहौल पहले जैसा नहीं है। तो जो अखिलेश यादव है वो तो ये कह रहे कहना जी मंदिर तो हम बनवा देते हुए दम। ये तो उनके पागल है, तो मंदिर बनवाते गोलियां चलवाते। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे गांव-गांव सपा के लैपटॉप की। अखिलेश यादव का हल्ला बोल जारी है। उन्होंने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे और हमारा लैपटॉप तो गांव-गांव में दिखता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद बेरोजगारों को नौकरी भी देंगे। पार्टी ने ये कहा कि जिस तरीके से पूर्व में समाजवादी पार्टी ने बच्चों को पढ़ने के लिए, जो आगे की पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, उनको लैपटॉप से मदद करने के लिए लैपटॉप दिया जाएगा। और वो स्कीम ऐतिहासिक स्कीम थी। बड़े पैमाने पर नौजवानों को जो आगे की पढ़ाई पढ़ रहे थे उन्हें लैपटॉप दिया गया था। और आज भी इतने वर्षों के बाद जब हम लोग गांव में जाते हैं, किसी मोहल्ले में जाते हैं,
तो वो लैपटॉप देखने को मिलता है। एक एक लैपटॉप की एक कहानी है। अगर हम पूरा देखें कि उस लैपटॉप से क्या क्या पढ़ाई में या रोजगार में या नौकरी में मदद मिली है, एक एक लैपटॉप की अपनी कहानी है। परिवार में किस तरीके से न केवल बच्चे ने, बहन ने, भाई ने, परिवार के सब लोगों को मदद मिली है। और जिस समय लॉकडाउन लगा, आज 22 तारीख है और लगातार समाजवादी पार्टी ने आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है, जनता के लिए कुछ फैसले लिए हैं। सबसे पहले नया साल जब शुरू हुआ था, समाजवादी पार्टी ने यह तय किया था, उस नए साल पर पहला संकल्प था कि उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और साथ ही साथ किसान के लिए सिंचाई मुफ्त होगी। लखनऊ जैसा शहर आईटी हब के नाम से भी जाना जा सकता था अगर इस काम को और आगे बढ़ाया जाता। जितना समाजवादी सरकार में उस समय काम हुआ था, उससे आगे सरकार ने नहीं बढ़ाया। केवल एचसीएल कैंपस में लगभग 5000 से ज्यादा लोग नौकरी कर रहे हैं, उन्हें रोजगार मिला है। जो डायरेक्ट नौकरियां मिली हैं एचसीएल कैंपस में, वो 5000 से ज्यादा हैं। उसके साथ कितनों को और नौकरी रोजगार मिला होगा, उसकी संख्या भी नहीं कैलकुलेट हुई है। तो अखिलेश यादव जिस तरह से लैपटॉप की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने युवाओं को लैपटॉप दिया है, जगह जगह लोग लैपटॉप का लाभ उठा रहे हैं और यदि आगामी 2022 में सपा फिर से वापस आती है तो तमाम बेरोजगारों को तो गांव-गांव सपा के लैपटॉप पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, रैलियों और रोड शो पर 31 जनवरी तक रोक। बड़ी खबर, चुनाव के मद्देनजर रैलियों और जनसभाओं पर, रोड शो पर 31 जनवरी तक लगाई गई रोक। कोरोना की स्थिति को देखते हुए बड़ा फैसला, रैलियों और रोड शो पर 31 जनवरी तक रोक। रैलियों और रोड शो पर 31 जनवरी तक लगाई गई रोक। कोरोना के केसेस को देखते हुए जहां एक तरफ 30 जनवरी तक तमाम स्कूलों को बंद रखने के आदेश पहले ही जारी हो चुके थे, ऐसे में अब रैलियों और रोड शो पर भी 31 जनवरी तक रोक लगाई गई है। इलेक्शन कमीशन ने रैलियों और रोड शो पर लगी रोक को बढ़ाया। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, रैलियों और रोड शो पर 31 जनवरी तक पाबंदी। राजनीतिक पार्टियों के द्वारा नहीं की जा सकेंगी रैलियां और रोड शो, सिर्फ डोर टू डोर चुनाव प्रचार की इजाजत। डोर टू डोर चुनाव प्रचार में 5 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं। रैलियों और रोड शो पर 31 जनवरी तक पूर्ण रूप से लगाई गई रोक। तो लगातार पाबंदी हटने के बाद देख पा रहे थे जिस तरह से तमाम सभाएं की जा रही थी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं किया जा रहा था, बिना मास्क के भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो रही थी। ऐसे में कोरोना की स्थिति को देखते हुए इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला सामने आया है। सिर्फ डोर टू डोर चुनाव प्रचार की इजाजत दी गई है, जिसमें 5 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। 5 से अधिक लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग में शामिल नहीं हो सकते। 31 जनवरी तक रैलियों और तमाम रोड शो सभाओं पर रोक इलेक्शन कमीशन के द्वारा लगाई गई है। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ चुके हैं। जी अमित, इलेक्शन कमीशन के द्वारा 31 जनवरी तक अब रैलियों और रोड शो पर रोक लगाई गई है। शायद संपर्क हमारे यहाँ पर टूट चुका है। तो लगातार रैलियों और रोड शो पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा लगी रोक को बढ़ाया गया है। 31 जनवरी तक रोक लगाई गई है। सिर्फ डोर टू डोर कैंपेनिंग की इजाजत दी गई है। 5 लोग इस डोर टू डोर कैंपेनिंग में शामिल हो सकते हैं। इससे अधिक लोग यदि शामिल होते हैं तो इलेक्शन कमीशन के साथ ही साथ प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करने के सख्त आदेश भी दिए गए हैं। आपको जानकारी दे दें कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए 30 जनवरी तक पहले ही स्कूलों को बंद रखा गया था और ऐसे में चुनावों के मद्देनजर जिस तरह से लगातार राजनीतिक पार्टियों के द्वारा
रोड शो और सभाएं की जा रही थी। इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये बड़ा फैसला सामने आया है। तो सिर्फ डोर टू डोर चुनाव प्रचार की इजाजत मिली है। 31 जनवरी तक तमाम रैलियों और रोड शो पर पाबंदी इलेक्शन कमीशन के द्वारा लगाई गई है। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, रैलियों और रोड शो पर 31 जनवरी तक लगाई गई रोक। इलेक्शन कमीशन की पाबंदियों को 31 जनवरी तक बढ़ाया गया। और इस खबर पर हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ चुके हैं। जी अमित, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के द्वारा बड़ा फैसला सामने आया है, 31 जनवरी तक तमाम राजनीतिक पार्टियां कोई भी रैली या रोड शो नहीं कर पाएंगी। जी बिल्कुल, देखिए 15 तारीख को जो डिसीजन लिया गया था कि खास तौर पर रैली और रोड शो को लेके, उसी को बरकरार रखा गया और एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया है। क्योंकि अब 23 जनवरी का आज दोबारा समीक्षा बैठक हुई, तो खास तौर पर तमाम दलों को उम्मीद थी कि चुनाव आयोग रोड शो और रैली में कुछ भीड़ को लेकर शायद इजाजत दे सकता है, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। और जो प्रतिबंध खासतौर 15 जनवरी को लगाए थे, यानी जो रोड शो है, जो रैली है, वो 31 तारीख तक फिर वैसे प्रतिबंध जारी रहेगा, यानी रोड शो और रैलियां नहीं हो पाएंगी। हाँ, इंदौर में जो बैठक की बात कही गई थी, जो बैठकों के दौर की बात कही गई थी, वहां पे जो ढील है वो जारी रहेगी। यानी इंदौर कैंपेन में 300 लोग जो है अलाउ किए गए। एक और थोड़ी सी राहत दी गई, अभी तक डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5 लोगों को इजाजत दी गई थी, रिसेंटली इसे 5 की संख्या को बढ़ा के 10 कर दिया गया। यानी डोर टू डोर अगर कैंपेन आप करने जाते हैं तो 5 की जगह अब आप 10 लोगों को शामिल कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, तो जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेनिंग में 5 से 10 लोगों को इजाजत दी गई है, इंडोर कैंपेन में 300 लोगों की जो इजाजत दी गई है, उसमें कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने को लेकर कितनी सख्ती बरती जाएगी? जो खासतौर पिछली बैठक हुई थी, अगर हम 23 तारीख की बात, जो आज बैठक हुई है और जो पिछली बैठक हुई थी 15 तारीख को, दोनों में कहा गया था कि जो इंडोर 300 लोगों की बैठक के लिए इजाजत दी गई है, कोरोना की सारी गाइडलाइंस वहाँ पे अनिवार्य है, चाहे वो मास्क की बात करें, सैनिटाइजिंग की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, और वो गाइडलाइंस पहले ही जारी कर दी गई है, उन्हीं को आगे इम्प्लीमेंट किया गया है। 31 तारीख तक बखूबी उसी तरह से लागू रहेगी। इस बार पिछली बार जो बैठक हुई थी उसमें एक चीज की छूट मिली थी कि 300 लोगों के साथ इंडोर आप कैंपेन कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं। इस बार जो राहत मिली है उसमें डोर टू डोर कैंपेन में संख्या बढ़ाई गई, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। 5 से अब 10 लोग कैंपेन कर सकते हैं। और जो रैली और रोड शो की बात थी, जो पहले जिस तरह से चुनाव आयोग ने रोक लगा रखी थी, अभी भी उसी तरह से रोक है। और जी बिल्कुल अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये बड़ा फैसला सामने आया है, पंजाब से हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। जी विनोद, इलेक्शन कमीशन के द्वारा बड़ा फैसला सामने आया है। 15 जनवरी तक जो रोक लगी थी उसको आगे बढ़ाते हुए 31 जनवरी तक बढ़ाया गया है। हालांकि डोर टू डोर कैंपेनिंग में कुछ ढील दे दी गई है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन ने सारी अगर कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों को देखते हुए खासकर से समीक्षा बैठक की और समीक्षा बैठक करने के बाद फाइनल किया कि वही जो रैलियां हैं उनको 31 जनवरी तक रोक लगा दी जाए। साथ ही साथ कैंपेनिंग की बात की जाए उसमें भी सख्ती बरती है। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ साथ लिमिटेड संख्या रखी गई 3 से 4 या 5-7 बंदों की, तो वो लोग ही कैंपेनिंग घर घर जाके करेंगे और कोरोना प्रोटोकॉल की पूरा तरह नियम का पालन करेंगे। जी बिल्कुल विनोद, जिस तरह से इंडोर कैंपेनिंग में 300 लोगों की इजाजत दी गई है, पंजाब में किस तरह से नजर बनाए रखेगा चुनाव आयोग? जी बिल्कुल, पंजाब के हर जिला आयुक्त को, जिलाधीश को, जो भी है, चाहे वो प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, सबको सख्त निर्देश दिया कि वो खुद जांच करे और थाने के बाद थाने को निर्देश दिए कि वो खुद ग्राउंड लेवल पे जाए और मुआयना करे कि कहीं कोरोना प्रोटोकॉल के इलेक्शन कमीशन के नियमों की धज्जियां तो नहीं उठाई जा रही। और उनको बाकायदा जो भी पार्टियां उनको आदेश दिया गया कि जो भी रैलियां या प्रोग्राम करेंगे उसकी सूचना संबंधित थाने को दें। जी बिल्कुल विनोद, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो इलेक्शन कमीशन ने 31 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर लगी रोक को बढ़ाया है। डोर टू डोर कैंपेनिंग की इजाजत दी है। पहले 5 लोगों को इजाजत थी, अब 10 लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं। और इसी खबर पर हम लगातार बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़।